हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखने वाले हैं मुहावरे और कहावतें भाग 3। देखो बच्चों, पहले मुहावरे और कहावतें भाग 1 और 2 में मुहावरों की पूरी पढ़ाई हुई है हमारी। तो भी मुहावरे भाग 1 में और भाग 2 में विभाजित है और भाग 3 में कहावतों के बारे में हम जानकारी देखेंगे। पहले देखेंगे कहावतें। कहावतें अनुभवों का खजाना होती है। कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी या घटना होती है जिसमें बोली बात लोगों की जबान पर चढ़ जाती है। कहावतें पूरा वाक्य होती है। कहावत का प्रयोग करते समय उन्हें उनके मूल रूप में रखना होता है। कहावतों को लोकोक्ति भी कहा जाता है। कहावतें भाषा को सुंदर और सजीव बनाती है। ये बात सत्य है। जैसे मुहावरे भाषा की ताकत बढ़ाते हैं, प्रभावशाली भाषा बनाते हैं, वही बात कहावतें भी करती है। कहावतों का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। जैसे देखिए, एक गांव था छोटा सा, और गांव में जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां खेलते थे, तो एक लड़की को उसकी माँ, दादी माँ बुलाती है और उसके कंगन भर जाते हैं, हाथ में कंगन चढ़ा दिए जाते हैं और पूछा जाता है उसको कि बेटी कैसा लग रहा है कंगन। तो वह छोटी सी लड़की तुरंत भागते हुए आईने में देखने के लिए चली जाती है। जैसे देखो, हम बिंदी लगाए, हम नए कपड़े पहने, हम बालों की कुछ अलग रचना करें तो तुरंत हम आईने के सामने खड़े होकर ही करते हैं। अगर बाहर किसी ने, आईने से दूर किसी ने किया है, तो हम सबसे पहले आईने में देखने के लिए चले जाते हैं कैसा दिखता है। वैसे ही वह लड़की कंगन देखने के लिए आईने के सामने चली जाती है और देखने लगती है। तब वह बुजुर्ग जो बैठी थी, दादी माँ वगैरह, वह सब चिल्ला कर कहती है, अरे बिटिया, हाथ कंगन को आरसी क्यों? यानी हाथ के कंगन बिना आरसी के अपने हाथ अपने आप को दिखते हैं, उसके लिए आरसी की जरूरत नहीं है। तो बोली भाषा में उन्होंने ये बोला था कि बिटिया, हाथ कंगन को आरसी क्यों? और वही आगे जाकर बार बार बोलकर वह एक कहावत बन गई। ऐसे कहावतों की निर्मिति होती है। मुहावरे और कहावतों में क्या अंतर है वो पहले देखेंगे, फिर कहावत की जानकारी लेंगे। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ आमतौर पर समझ में नहीं आता और कहावतों का शाब्दिक अर्थ समझ में आना आसान होता है, क्योंकि कहावत लंबी होती है, कहावत एक वाक्य होती है, इसलिए वो पूरा वाक्य अगर हम ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है। वैसे मुहावरे कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कुछ भरा रहता है, तो वह एक पढ़ने में नहीं समझ में आता। मुहावरों का इस्तेमाल वाक्य के बीच, अंत या शुरुआत में किया जा सकता है। कहावतें पूरी वाक्य होती है। मुहावरे सिर्फ रंगीन और गैर शाब्दिक होते हैं। कहावतें आमतौर पर नैतिक या शिक्षाप्रद होती है। मुहावरे छोटे होते हैं। कहावतें अक्सर मुहावरों से ज़्यादा लंबी होती है। मुहावरों का इस्तेमाल भाषा को बल देने के लिए किया जाता है। कहावतों का इस्तेमाल किसी घटना विशेष के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ कहावतें यहाँ दी है, उनका प्रयोग भी देखेंगे हम। देखो, एक एक मुहावरा कहावत समझा देने की कोशिश मैं करूँगी। आप अगर ध्यान से सुनोगे
तो आपको उस कहावत का अर्थ समझ में आएगा। अकेला चना भाड़, अकेला चना क्या भाड़ फोड़, यानी देखो चना, खाने का चना आपको पता है, उसका फुटाना बनाने के लिए उसको भाड़ में, भाड़ यानी भट्टी, भट्टी में डाला जाता है और एक अकेला चना इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर उसको हिलाया जा रहा है। वह अकेला चना उस भट्टी को फोड़ नहीं सकता, लेकिन समझ लो 1 किलो चना उसमें डाला है और किलो चना की ताकत ऐसा हो सकता है क्योंकि वह जो भट्टी होती है वो भाड़ होता है, वो उसका बर्तन जो है वो मिट्टी का होता है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन सब मिलकर उस भाड़ को फोड़ सकते हैं। तो इस कहावत का अर्थ है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और इसलिए मेरी माँ बचपन में एक मराठी में एक म्हण बोलते हैं, उसे बोलती थी की एक गेलं मरायला आणि 10 गेली खेळायला। इसका अर्थ देखो कैसे है। मैं बहुत बार सुनती थी लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता था। जब मैं छोटी थी तब मैंने मेरी माँ को एक बार बैठकर पूछा कि माँ इसका अर्थ पहले समझा दो, 1 गेला मरायला 10 गेली खेळायला, यानी एक इतना बड़ा काम था, वो अकेला करता रहा तो काम करते करते मरने आ जाता है। और अगर उस बड़े से काम को 10 लोग मिलकर करने लगे तो वो जैसे खेलने जैसा कर देते हैं। उदाहरणार्थ उसको इसके लिए देखो, एक मिट्टी का ढेर है बहुत बड़ा, उसको उठाना है और दूसरी जगह डालना है, तो अकेला कितना ढोएगा, लेकिन 10 लोग हैं, समझ लो वो 100 तपेली भरकर है, तो हर एक 10-10 तपेली उठाएगा। खेलते खेलते जैसे इधर का बॉल उधर फेंक रहे वैसे एक तपेली भरी फेंक आया, दूसरी तपेली भरी फेंक आया, हो जाएगा। और वही अकेला करता रहेगा तो वो बनने आता है। अब वाक्य प्रयोग देखेंगे हम। आज देश में कोरोना की महामारी इतनी फैल चुकी है कि कोई भी व्यक्ति इसके साथ अकेले नहीं लड़ सकता। सच ही कहा गया है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। अब दूसरा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यानी अपने पास जिसकी कमी होती है वही हम चाहते हैं। तो अंधा है यानी उसको आंखें नहीं है तो वो क्या चाहेगा, 2 आंखें चाहेगा। व्यक्ति जरूरी वस्तु मांगे और वह अनायास मिल जाना, वो उसके लिए कितना सौभाग्यशाली है। राजू विकट स्थिति में बीएड हो गया और उसे तुरंत नौकरी मिल गई। कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। आम के आम गुठलियों के दाम दुगना लाभ, यानी आम का भी पैसा मिला और गुठलियों के भी दाम मिले, कीमत मिली, तो दुगना लाभ। रमेश ने एक दुकान खोली, उसमें तनख्वाह देकर एक लड़का रखा, सब लाभ अकेला उठा रहा है। कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, ये बात सत्य होती है, लेकिन दूसरों के सामने जाने के बाद अगर हमारी बीच में हिम्मत रहे तो सही हिम्मतवान होता है। अपने इलाके में निर्बल भी बलवान होता है अथवा समझता है। तुम उसे बंदी बनाकर ताकत दिखा रहे हो, हिम्मत है तो उसे खुला छोड़ और मुकाबला करो। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। 1 और 1 11, एकता में ताकत होती है। सीता और गीता ने एक साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाया। लोग उन्हें कहते हैं वे 1 और 1 11 है। इस हाथ से लो, उस हाथ से लो, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यानी जो हम एक हाथ से दूसरों को देते हैं, दूसरों के हाथ से वही हमें मिलता है।
लोगों के साथ इज्जत से पेश आओ, लोग तुम्हें इज्जत देंगे। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस हाथ से दो, उस हाथ से लो। आ बैल मुझे मार, यानी विपत्ति को बुला कर लेना, स्वयं विपत्ति को बुला देना। रमेश का स्वभाव ही ऐसा है, बात बात पर लड़ने का। अगर उसे किसी ने टोका तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो सकती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो अपराधी होता है वही निर्दोष व्यक्ति को डांटता रहता है, तो अपराधी निर्दोष को दोषी ठहराए। वाह वाह, चोरी तो आपने की और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चाह जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ इच्छा है, चाह यानी वहाँ हमें रास्ता मिलता है। इच्छा होने पर मुश्किल से मार्ग अवश्य मिलता है। इस संभाग के विद्यार्थियों ने नाले पर पुल बांधकर जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को सही दिखाया। अब यह वाक्य आपको पता है पाठ्य पुस्तक का है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, यानी जो कुछ काम करने के लायक नहीं है, काम नहीं करता है, सिर्फ खाने के लायक है, उस ऐसे निकम्मे व्यक्ति के लिए यह कहावत बनी हुई है। रमन 30 वर्ष का हो गया, बेरोजगार है, अतः सभी उसे कहते हैं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देखो बच्चों, इस प्रकार कुछ कहावतें मैंने यहाँ दी है, उसका अर्थ भी दिया है और उसका वाक्य में प्रयोग भी किया है। इस तरह कहावतों की पढ़ाई करना जरूरी है। पाठ्य पुस्तक में ज़्यादातर पूरे पाठ्य पुस्तक में 1 या 2 कहावतें आती है, उनका ठीक से पढ़ाई करके रखना जरूरी है। तो बच्चों, कहावतें और मुहावरों के लिए मेरा वीडियो भाग 1, वीडियो भाग 2 और वीडियो भाग 3 ध्यान से देखिए और पढ़ाई करिए। यहाँ मैं रुकती हूँ, जल्दी ही अगला व्याकरण पाठ लेकर वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।